क्या क्या डिमांड करता है और कैसे कैसे मनी काम करता है। ठीक है जी। पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे मनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है? हाँ, मनी को हम आराम से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और उसको बाद में यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई और चीज लेते हैं, जैसे कि कोई वेजिटेबल लेते हैं, अगर उसको हम स्टोर करते हैं तो उसका जो इंसेंट्रिक वैल्यू है वो कम हो जाता है, बट मनी को अगर हम स्टोर करते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो उतना ही रहता है। क्लियर? अब आता है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे अगर हम कोई और चीज लेंगे उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। कोई और चीज मतलब? जैसे कि हमने राइस के बदले शूज दे रहे हैं और शूज के बदले राइस, तो उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। बट लेकिन अगर मनी का अगर हम करेंगे तो उसमें मेजरमेंट फिक्स नहीं होगा। ठीक है, आप बताइए दीपांशु। ठीक है, तो ये जो मनी है ना अपना, इसका एक ना कॉमन बेस प्राइस देता है, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ टोमेटो जो है वो आपके 60 रुपीज के। क्लियर? तो ये आपका कॉमन प्राइस वैल्यू आपको ये प्रोवाइड करा रहा है कि कितने केजी ऑफ टोमेटोज के लिए आपको कितना पे आउट करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ कम विद द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या था कि आप एक हाथ, सारे सिमिलर है, एक बात याद रखिए, सारे फंक्शन सिमिलर है। एक हाथ आप पैसे दे रहे हैं, दूसरे हाथ आप चीज को पा रहे हैं। ठीक है, अगर मनी ना होता तो बार्टर सिस्टम कभी खत्म ना हो। ठीक है, अगर किसी को कोई भी चीज खरीदनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पैसे को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी वो चीज खरीद पाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? अगर हम बात करते हैं हम मनी का, तो ये बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन जो हमारा स्पेशलिस्ट है किसके अंदर, देखिए, अ पर्सन हु स्पेशलाइज इन फिक्सिंग द कार एंड नीड टू ट्रेड फॉर फूड वुड हैव टू फाइंड अ फार्मर जिसके पास एक क्या हो, कार हो, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट कि एक ऐसा इंसान फाइंड आउट करना जिसको तुम्हारा प्रोडक्ट चाहिए हो और तुम्हें उसका प्रोडक्ट चाहिए हो। तो ये डिफिकल्ट है ना, जब तक उसको फार्मर ऐसा नहीं मिलेगा जो कि क्या कर रहा है, ब्रोकन कार रख के बैठा है या सेम चीज को डिमांड कर रहा है, तो ऐसा प्रोडक्ट मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। बट अगर आप पैसे देंगे तो अपनी कार को आप ठीक करा लीजिए और बदले में उससे वह वस्तु ले लीजिए। क्लियर? दिस इज नोन एज हमारा बार्टर सिस्टम। ठीक है, बट इसको रिड्यूस कर दिया मनी ने। पैसा आया, आपने गाड़ी ठीक कराई, आपने गाड़ी ठीक करने का पैसा दिया। क्लियर? आपने ट्रेड फॉर फूड किया तो आपने फूड का पैसा दिया और अपना फूड लेके आप चले गए। ठीक है, तो पैसे ने ये जो दिक्कत थी वो पूरी तरीके से खत्म कर दी, और जो हिंड्रेंसेस थे बार्टर सिस्टम के अंदर वो भी खत्म कर दी। ठीक है, व्हाट इज फिएट मनी? जो कोई जो पुराने लोग अच्छा, यस, जब तक पहले अशरफ, गिनिया, सोना, चांदी ये चलते थे। ठीक है, समय समय बदलता गया, पैसे का आविष्कार हुआ। ठीक है, और जिस चीज को लीगल बना दिया कि भाई इससे आप चीजें खरीद सकते हो, वो आपका हो गया फिएट मनी। क्लियर? मतलब आप उस चीज को पैसे में तोल सकते हो और इतने पैसे की आप वो चीज ले सकते हो और वो पैसा लीगल है। मतलब आप इस चीज के लिए इस बदले में, जैसे आप कोई चेक देते हो या आप कोई
डीडी देते हो या कोई आप यूपीआई करते हो या एनईएफटी करते हो, तो ये सब चीज़ों का जब आप पैसा दे देते हो तो उसे कहा जाता है फिएट मनी। ठीक है, आगे बात समझ में, जिसका एक लिक्विडिटी वैल्यू होता है, जो भी आपका लिक्विडिटी स्टेप होता है और आप उससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, उसे कहते हैं हम फिएट मनी। क्लियर, आगे बात समझ में, डन। अब मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो फिएट मनी होगा वो क्या होगा? जनरली एक्सेप्टेबल होगा। जैसे कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन को एक्सेप्ट करता है इंडिया में, तो फिर वो फिएट मनी नहीं है। वो क्या होगा? ड्यूरेबल होगा। ठीक है, वो क्या होगा? रिकॉग्नाइजेबल होगा। ठीक है, उसको लोग आराम से, मतलब रिप्रोडक्टेबल, मतलब कि वो इतना नहीं है कि आप कुछ भी नया बना लेंगे अपने आप, आरबीआई के द्वारा रहेगा वो। ठीक है ना। हाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पोर्टेबल है, आराम से जा सकता है और एक यूनिफॉर्मिटी है, हर बैंक के ऊपर आरबीआई लिखा होता है। क्लियर, और उसके बाद स्मॉलर पार्ट में वो आराम से कन्वर्ट हो सकता है। 10 रुपए के आप 10 नोट ले लो तो भी 100 कहलाएंगे, और 100 का एक नोट ले लो तो भी आपको 100 ही कहलाएगा। ठीक है ना। व्हाट इज डिमांड फॉर मनी? Now demand for money is, for example, I want to buy the car and I need 11 lakh rupees for buying that car. तो ये जो मैं कार लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ? 11 लाख का डिमांड कर रहा हूँ, जो कि मेरी एक परचेजिंग पावर बनेगा। क्लियर, जिससे मैं चीज को ले पाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिमांड फॉर मनी। क्लियर, ऐसी चीजें जो लोग यूज कर रहे हैं, किसके लिए? अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने रियल गुड्स को और अपनी सर्विसेज को पाने के लिए। ठीक है जी, आई बात समझ में? डिमांड फॉर मनी का कोई और एग्जांपल देना चाहेगा? डिमांड फॉर मनी ये है कि आप कितने पैसे को डिमांड कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पे, आपकी आवश्यकता कितनी है जिससे आपकी परचेजिंग पावर बनेगी। जैसे मैंने एक गाड़ी का एग्जांपल लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? डिमांड फॉर मनी। जितने की गाड़ी है आप उतना पैसा डिमांड करेंगे। ठीक है ना। अब देखो, डिमांड फॉर मनी इज अ डिसीजन अबाउट हाउ मच ऑफ वंस गिवन स्टॉक ऑफ वेल्थ शुड बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। मतलब इंसान की कितनी वेल्थ आपके लिए होनी चाहिए, रादर देन अदर एसेट एंड सच एज बॉन्ड्स। क्लियर, अब मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, ये मेरी क्या है? डिमांड फॉर मनी है, जिससे मेरा परचेजिंग पावर बना रहेगा। समझ गए? मैं परचेजिंग पावर रखूंगा ताकि कल को मुझे कोई चीज खरीदनी पड़ जाए तो मेरे पास पैसे हो। ये होता है डिमांड फॉर मनी। क्लियर, आया बात समझ में? अब देखो, इंसान कितना पैसा रखना चाहता है उस रूप में कि भाई मैं इतना पैसा रखना चाहता हूँ अपने पास ताकि मैं एक सही लाइफ जी सकूं। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि उसकी इनकम पे डिपेंड करता है, उसके खर्चों पे डिपेंड करता है। ये बात सत्य है कि रिच पीपल होल्ड मोर मनी टू फाइनेंस देयर एक्सपेंडिचर रेदर देन द पुअर पीपल। ठीक है ना। तो डायरेक्टली जो डिमांड है वो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर, प्राइजेस पे डिपेंड है। क्लियर, जितना आपके मार्केट में प्राइजेस चल रहे हैं, जितना आपका स्टॉक अवेलेबल है, इसी हिसाब से इंसान कैश को होल्ड करता है और उसी हिसाब से वो डिमांड फॉर मनी करता है। कितना समझ आया? राइट, सो दिस इज नोन एज डिमांड फॉर मनी। अब डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है कि उसको होल्डिंग रखने में ज्यादा फायदा है या फिर खर्च करने में ज्यादा फायदा है। इंटरेस्ट रेट जितना अच्छा दोगे वो उतना ब्याज, सॉरी, उतना पैसा होल्ड करने का इच्छुक होगा। राइट, अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा आएगा तो क्या होगा? इन्वेस्ट ज्यादा करेगा वो इंसान, है ना, और ज्यादा इन्वेस्ट करेगा तो ठीक है ना, ज्यादा रहेगा सब कुछ, तो इसलिए वो ज्यादा होल्ड करेगा। तो यही चीज डिपेंड करती है आपके
एसेट, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, समझ गए। होल्ड रखने में ज्यादा फायदा तो वो होल्ड करेगा ही करेगा। क्लियर, आई बात समझ में। अब कुछ अप्रोचेस हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, जो आपको बताई जाएंगी। पहली अप्रोच है क्लासिकल अप्रोच, ठीक है। और ये जो क्लासिकल अप्रोच है ना, आप इसमें ये देखना कि पैसा कैसे बनाया जाता है, कैसे पैसे का होल्ड किया जाता है, ठीक है। क्लासिकल अप्रोच जो है ना, हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मनी की परचेजिंग पावर पे, ठीक है। किस पे बात करेंगे हम, मनी के ऊपर। मनी कितना वेलोसिटी में है मार्केट में, और ये क्लासिकल अप्रोच कहता है। देखो, पहले तो क्लासिकल अप्रोच कहता है कि मनी जो है ना, परचेजिंग पावर ऑफ द मनी पे डिपेंड है। मतलब लोगों को कितना पैसा चाहिए ये डिपेंड है प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी में। जितना ज्यादा प्राइस लेवल होगा उतना ज्यादा पैसा भी मार्केट में चाहिए होगा, ताकि लोग पैसे का प्रयोग करें और पैसे का डिमांड करेंगे ही करेंगे। आज की डेट में महंगाई बढ़ गई है तो पैसा भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। परचेजिंग पावर लोगों का देखना पड़ता है, ठीक है। अब जो पैसा मार्केट में आया वो क्या है, जो पैसा मार्केट में आएगा वही वेलोसिटी में तो आएगा, राइट। वेलोसिटी क्या है, पैसा कितना मार्केट में आप घुमा रहे हो। क्लियर। और ये कैसे आएगा मार्केट में, ये पैसा मार्केट में कैसे आएगा, यस, लोग जब खर्च करेंगे तो ये पैसा डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है, परचेजिंग पावर पे। जितनी ज्यादा लोगों की परचेजिंग पावर होगी उतना ज्यादा मार्केट में पैसा आएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। ये छोटा सा क्वांटम थ्योरी है जो मतलब आपका रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, मनी एंड प्राइस लेवल एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी जो है, ये इसका मेन डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। अगर जनरल प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा और चेंज इन द वैल्यू और परचेजिंग पावर ऑफ मनी आर डिटरमाइंड फर्स्ट और फॉरमोर चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। अगर ज्यादा प्राइस बढ़ते जाएंगे चीजों के तो ज्यादा पैसा चाहिए होगा सर्कुलेशन में। अगर प्राइसेस कम रहेंगे चीजों के तो फिर क्या चाहिए होगा, कम पैसा चाहिए होगा। क्लियर, ये हो गया आपका क्वांटिटी थ्योरी। क्लियर। क्लियर। अब देखो जी, सप्लाई आपके हाथ में नहीं है, सप्लाई किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में, ठीक है। किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में। अब यहाँ पे एक है एमवी प्लस पीटी। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ एमवी इज इक्वल टू पीटी में। एम क्या है यहाँ पे, टोटल मनी इन सर्कुलेशन। वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है ना। मतलब कितनी बारी लोग परचेजिंग कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की। पी क्या है यहाँ पे, प्राइस लेवल। और टी क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। ये बात तो समझ रहे हो ना तुम। अब क्या तुम मुझे एक बात बताओ, सारा का सारा पैसा इंसान खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो फिर कौन सा पैसा खर्च होगा, बताओ बताओ, एक एक करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितने उसको कंजम्पशन की नीड होगी, ठीक है। एक बात तो ठीक है, जितना वो खर्च करेगा करेगा। बाकी ये थ्योरी आपसे ये पूछ रही है पहले कि आपने जो टोटल सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या है, एक्चुअल मनी और सर्कुलेशन ऑफ मनी। एक तो जितना पैसा चाहिए किसमें, सामान खरीदने के लिए, और जो पैसा ऑलरेडी मार्केट में घूम रहा है, ये तो हो गया हमारा एमवी। क्लियर। क्वांटिटी ऑफ मनी कितना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, क्रेडिट मनी कितना है मार्केट के अंदर, और जितना पैसा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी। क्लियर। अब मुझे ये बताओ कि इन चीजों में ही सिर्फ होता है क्या, मतलब इसी से ही पूर्ति हो जाएगी पैसे की। आपके पास, आपने परचेजिंग करने के लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है। हम वही मान रहे हैं, आपने परचेज कर लिया, आपने मार्केट में पैसा घुमा लिया, ट्रांजैक्शंस हो गई, परचेजिंग पावर हो गई इंसान की, और ये थ्योरी खत्म। इतना ही पैसा मार्केट में चाहिए था। क्या ये थ्योरी ठीक है, मतलब कि थ्योरी तो ठीक है, क्या इतना पर्सपेक्टिव थ्योरी का ठीक है, नहीं है। तो फिर बताओ क्यों नहीं है।
वो जो पैसे बचे हुए हैं वो तो मार्केट में आए नहीं, और उसको पैसे बचाने भी तो हैं। क्लियर? तो मार्केट में फिर कितने टाइप के पैसे होंगे? दो टाइप के पैसे होंगे, जो एक मार्केट में घूमेंगे और जो एक मार्केट में नहीं घूमेंगे। क्लियर? जिनको वो मार्केट में नहीं उतारेगा। क्लियर? आगे बात समझ में। अब टी, द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द कमोडिटी कंसिस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल मनी एंड द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन क्या कहलाता है यहाँ पे? v, एंड द वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी रिमेन कांस्टेंट। t इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। सिंस फुल एम्प्लॉयमेंट है तो ट्रांजैक्शन भी हम क्या रखेंगे? फिक्स्ड रखेंगे। ब्रीफली पुट द टोटल वैल्यू ऑफ मनी इज t मल्टीप्लाई विद प्राइस। ऑब्वियसली बात है, प्राइस और आप ट्रांजैक्शन मल्टीप्लाई कर दो, मतलब प्राइस कितना क्वांटिटी का और ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है उतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है? वही क्या है? मनी की वेलोसिटी, क्योंकि वही पैसा घूम रहा है। मैंने आपको पैसे दिया, आपने आगे ट्रांजैक्शन की, उसने आगे ट्रांजैक्शन की, उसने आगे ट्रांजैक्शन की। ठीक है? क्लियर? तो अब यहाँ पे मनी की जो वैल्यू है, जो रिक्वायरमेंट है, वो ग्रेटर है। क्या है? वो ग्रेटर है। वो ग्रेटर कैसे है? अब यहाँ पे जो ब्रीफली पुट करते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ मनी टी हो गया मल्टीप्लाई विद द प्राइस द डिमांड फॉर मनी। मतलब कि हमारी बात ये है कि मेरे को कितना पैसा चाहिए, ठीक है, और प्राइस क्या है चीजों का, वो हमारा हो गया एक साइड का, पीटी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? पीटी। अब द डिमांड फॉर मनी पीटी किसके बराबर होगा? एम वी प्लस एम वी डैश और वी डैश। क्लियर? अब यहाँ पे ये क्या कहता है? ये कहता है द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मनी फ्लो इक्वल टू एमवी प्लस एमवी। यानी कि ये दो चीजों का हो गया, एक तो एमवी कौन सा जो मार्केट में था, दूसरा एमवी कौन सा जो क्रेडिट पे है। समझ गए? जो आगे हमने बैंकों में या आगे किसी को उधारी पे दे रखा है वो पैसा भी तो है, लेकिन वो खर्च करने के लिए तो नहीं आ रहा ना। तो एमवी, अब यहां से इक्वेशन जो निकली वो निकली, क्या निकली इक्वेशन? एमवी प्लस एमवी डैश प्लस एमवी डैश इज इक्वल टू पीटी। एक जो ओरिजिनल मार्केट में मनी घूम रहा है, एक जो मार्केट में अभी घूम नहीं रहा है, दोनों पैसा चाहिए। समझ गए? आगे बात समझ में? ठीक है? 5 मिनट दे रहा हूं, समझ लो थ्योरी को क्या है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात याद रखना, पहला एम जो है वो वॉल्यूम अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन ऑलरेडी है, जो वी है वो क्या है? अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ, बाहर जाइए प्लीज, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन जो रहेगा सर्कुलेशन के अंदर। पी क्या है? एवरेज प्राइस लेवल, और टी क्या है? टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। और ये वाला जो दूसरे वाला एम है वो क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी। ठीक है? कौन सा मनी? जो बैंक डिपॉजिट है, वो मार्केट से बाहर नहीं आएगा। ये देखो, ये मेन आंसर तुम्हारा यहाँ पे। क्लियर? और यही है एंड देयर वेलोसिटी। अब ये मार्केट में जब, ये भी तो सप्लाई ऑफ मनी है, बैंकों में जो पैसा पड़ा है वो आगे भी तो जा रहा होगा क्रेडिट पे। क्लियर? तो वहां से भी तो डिमांड आ रही है। क्लियर? तो ये हमारे दो टाइप के हो गए, एम वी प्लस एम वी डैश और वी डैश इज इक्वल टू पी टी। क्लियर? आया समझ? ठीक है, एक बार पढ़ लो। बुक में से पढ़ लो।
पढ़ लिया पहली वाली अप्रोच? पहली वाली अप्रोच पढ़ ली? तो यहाँ पे दो हो गए ना, ठीक है। एम वी इज इक्वल टू पी टी। एक एम वी वो हो गया जो मार्केटिंग सर्कुलेशन में, दूसरा एम वी वो हो गया जो बैंक डिपॉजिट में है, ठीक है। दोनों प्रकार के पैसे ही है। आपके पैसे कुछ, हिंदी में बात करते हैं संक्षेप में, तो आपके पैसे कुछ आपकी जेब में पड़े हैं जो मार्केट में खर्च होने के लिए जाएंगे, और कुछ पैसे आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं। क्लियर? आगे बस समझ में, इज इक्वल टू प्राइस लेवल और ट्रांजेक्शन जो होंगी कमोडिटी की, वो आगे बात समझ। पहला कोई डाउट इसमें? अब दूसरा आता है कैम्ब्रिज अप्रोच। कौन सी अप्रोच? कैम्ब्रिज। अब इन्होंने क्या कहा था, देखिए, ये आई थी सन 1900 के अंदर, ठीक है। और कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट जो थे, एल्फर मार्शन या एसीपी ग्रू या फिर रॉबर्टसन, इन सब ने ये एक निकाली थी थ्योरी, और इसको ऑल्सो नोन एज कैश बैलेंस अप्रोच, ठीक है, जो कि क्वांटिटी थ्योरी से डिफरेंट है। आई बात समझ में? अब ये कहता है कि पैसे की ना दो चीजें हैं। देखो, क्या हर ट्रांजैक्शन सेम टाइम पे होती है? हो सकता है आज मेरे पास पैसा है लेकिन गाड़ी मुझे कल खरीदनी है, या गाड़ी मैं कल खरीदूं, है ना। या फिर एक अनसर्टेनिटी भी रहती है, पैसे का खुद का वेल्थ है। सेल्स और परचेज कभी भी सेम टाइम पे नहीं होती। अब आप कहोगे सर कैसी, मतलब ये कैसी बात है? जब परचेज होगी तो उस टाइम सेल होगी, है ना। बात यहाँ पे ये दूसरा पर्सपेक्टिव ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि आज आप परचेज करने चले जाओ, इनफैक्ट आपका पैसा पड़ा है, लेकिन जब आपकी जरूरत होगी आप तभी तो खरीदने जाओगे, या उसी टाइम चले जाओगे जब पैसा होगा। हर आदमी के पास गाड़ी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि हर आदमी के पास उतना पैसा हो। समझे? ये बात तो सत्य है। अब समय के साथ साथ सेकंड पॉइंट क्या है? मनी का खुद का वैल्यू है। किस चीज का वैल्यू? स्टोर ऑफ वेल्थ, है ना। और देयर इज अ हेज बिटवीन परचेज एंड सेल। क्लियर? अब पीछे से हो सकता है कि बंदे ने ले लिया पैसा, परचेज कर लिया, अब आगे बेचने में तो टाइम लगेगा, उस बीच का भी तो हिसाब किताब रहेगा ना। उस बीच के लिए भी तो उसको पैसा चाहिए, होल्ड करना पड़ेगा ना पैसा मार्केट में। ये तो है नहीं आज सामान आया और कल बिक गया, फटाफट ऐसा हो तो फिर तो क्वांटिटी तो सही है, मान लो बेचो, पैसा फिर आ गया, फिर ट्रांजेक्शन में घुमा दो। पहली वाली ट्रांजेक्शन क्या कह रही थी? आप प्राइस, आप सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, उसको बेच रहे हैं, क्लियर, आपके पास पैसा आ गया, फिर आपने मार्केट में घुमा दिया, फिर परचेज किया, फिर सेल किया। ये थ्योरी थी पहले वाली, ठीक है ना। आप परचेज कर रहे हैं, मार्केट में पैसा आ रहा है, और फिर आप उससे दोबारा परचेज कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, सेल परचेज सेल परचेज। लेकिन जब एक आगे विजन बढ़ा, तो आगे विजन जो बढ़ा वो ये बढ़ा, क्या? जब पैसे का, सॉरी, जब परचेजिंग होती है क्या उसी टाइम सेल हो जाती है? नहीं होती ना। तो कैसे फिर उस टाइम क्या होगा? उस टाइम तो आपका पैसा वेलोसिटी में, मतलब एकदम से थोड़ा आ जाएगा। क्लियर? तो मनी का खुद का क्या है? एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, ठीक है। अब मनी स्टोर ऑफ वैल्यू रखता है, प्रिकॉशनरी मोड रखता है। वन कैन से दैट मनी डिमांड फॉर इटसेल्फ। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनी डिमांड फॉर इटसेल्फ मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताओ जी? कि मनी डिमांड फॉर इटसेल्फ, मनी खुद के लिए डिमांड करता है ना, तो कब करेगा? जब आपको चीज की आवश्यकता होगी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन द मनी विल बी डिमांडेड। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इट डिपेंड्स अपॉन द इनकम एंड द
partly on the factor of which important one are wealth and the interest. समझ गए? The former determinant of the demand income points out the transactions demand such that higher the income, greater will be the quantity of purchase. एक अमीर की डिमांड जो है वो ज्यादा है तो उसको पैसे भी ज्यादा चाहिए। मेरी एक बात याद रखना, अमीर को पैसा और ज्यादा चाहिए। अब जो थोड़ा पुअर व्यक्ति है वो क्या करेगा? वो एडजस्ट कर लेता वो संभल के खर्च करेगा, ठीक है ना। तो ये इनकम फैक्टर है। डिमांड फॉर मनी जो है इनकम के ऊपर डिपेंड है, समझ गए? आई बात समझ में? जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ज्यादा क्या होगा? डिमांड। डिमांड होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम मान सकते हैं, डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू द मनी नेशनल इनकम, ठीक है ना। जितना ज्यादा खर्चा हो रहा है वो लोगों के लिए इनकम बन रही है और वही डिमांड फॉर मनी भी है। जो आदमी ज्यादा खर्चे कर रहा है, एक्सपेंडिचर, क्योंकि थ्योरी क्या कहती है? दूसरे का एक्सपेंडिचर तुम्हारे लिए क्या है? इनकम है। तो एक व्यक्ति जितना खर्च करता जाएगा उतना वो पैसे का डिमांड भी करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना, उतना पैसे का डिमांड। जितना वो खर्च करता जाएगा उतना पैसे का डिमांड वो करता जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है, एम जो है वो क्या है? डिमांड फॉर मनी। वाई क्या है? रियल नेशनल इनकम। पी क्या है? एवरेज प्राइस। और पी वाई क्या है? नॉमिनल इनकम। और के क्या है? प्रपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम दैट पीपल वांट टू होल्ड इन द कैश बैलेंस। समझ गए? अब देखो अब के क्या है यहाँ पे? कैम्ब्रिज का के जो है इज अ पैरामीटर रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड द मॉनेटरी हैबिट्स, namely the ratio of total transaction of income and the ratio of desired money balances the true transaction. The equation above explains that the demand for money equals to the proportion of total money income. क्लियर? अब ये क्या कहता है? अभी मैंने इसका आंसर आपको दे रखा है, इसमें ये क्या कहता है? डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू द टोटल ऑफ मनी इनकम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। इसका मतलब क्या है? ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्या कहना चाह रही है आपसे? क्या बताया? यस, जितना ज्यादा इंसान का इनकम होगा वो उतना ज्यादा मनी का भी डिमांड करेगा, क्योंकि वो उतनी ज्यादा क्या करेगा? खर्चे भी करेगा। क्लियर? एक बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये जो थ्योरी कह रही है ये कह रही है जैसे जैसे अगर आप इनकम का आविष्कार करते जाओगे, मतलब इंसान की इनकम, नेशनल इनकम लोगों की बढ़ती जाएगी, तो वहां पे डिमांड भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि वहां पे एक्सपेंडिचर भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। क्लियर? आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया था। अब जैसे आपने ये चीज अब यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ आरबीआई कौन है? अब इसके अंदर साथ साथ ये भी पढ़ लो एक चीज, इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आरबीआई कौन है? मेन सप्लाई आरबीआई के पास है। क्लियर? आज जो मनी का डिमांड है ये डिमांड कर रहे हैं हमारा, क्लियर, और ये सप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से रेट आ रहा है, चीज का दाम आ रहा है। क्लियर? लेकिन अगर पैसा इकोनॉमी में ज्यादा आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और देश में पैसा ज्यादा भी हो जाएगा, तो फिर सप्लाई ज्यादा हो गई। क्लियर? तो प्राइस क्या हो गए? ज्यादा हो गए। यही तो वो समझाना चाह रहा है, जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना ज्यादा आप खर्चा भी करोगे। क्लियर? आगे बात समझ में या नहीं आई? आई बात समझ में? तो यहाँ पे यही कह रहा है, अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, बिकॉज जितना ज्यादा कमाएगा वो उतना ज्यादा
खर्चा करेगा, और खर्चा करने का मतलब क्या है, वो बार बार उस चीज को डिमांड करेगा, और जब डिमांड करेगा तो फिर प्राइस लेवल तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्लियर? आगे बस समझ में, एक बार ध्यान से तसल्ली से पढ़ो। थोड़ी चीजें डिफिकल्ट हैं, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, एक बार में समझ नहीं आएगी, ध्यान से पढ़ लो, दोबारा समझना, दोबारा समझना। क्योंकि यहाँ पे जो के कह रहा है ना, वो ये कह रहा है कि ये हमारा जो है ना वो कैश बैलेंस अप्रोच, मतलब जो बंदे होल्ड करके बैठे हैं ना पैसा, वो मार्केट में पैसा बाहर आएगा ही नहीं, तो अब मार्केट को चलाने के लिए क्या होगा, पैसा चाहिए, और वो पैसा कौन फेंकेगा मार्केट में, आरबीआई डालेगा। अभी तो के तो कैश बैलेंस है ना जो लोगों के पास पड़ा है, वो तो वो खर्च नहीं कर रहे। अब यहाँ पे इसलिए मैं आपका आरबीआई वाला डायग्राम लेके आया, वो सप्लाई बढ़ा देगा, और जैसे ही अगर सप्लाई उसने बढ़ा दी तो महंगाई हो जाएगी। क्लियर? और ये आप रोक नहीं सकते, अगर लोगों ने ज्यादा सेव करना शुरू कर दिया, क्लियर, तो मनी का डिमांड और बढ़ता जाएगा, बिकॉज मार्केट में सर्कुलेशन में पैसा नहीं आ रहा। क्लियर? आगे बात समझ में? मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ इसकी, बहुत कोशिश करूँगा कि मैं इसको और भी ढंग से समझा पाऊँ। कल मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा था, ही सेड कि नवरात्रों में बिल्कुल काम होएगा, और इससे पहले जो हमारे पितृपक्ष के श्राद्ध थे उसमें लोग बोलते हैं कि हम परचेजिंग नहीं करते, ठीक है। अब जब लोग परचेज नहीं करेंगे तो उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी कहाँ से आएगा? एक मिनट, मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, आप एक छोटे से दुकानदार हैं, आपका ये पितृपक्ष जो चल रहे थे, श्राद्ध चल रहे थे, आपकी सेल मंदी हुई, आपको पता है, ठीक है, और आपको परचेजिंग भी करनी है, ये भी आपको पता है, क्योंकि साइकिल तो आपको चलानी है, आप उन 17 दिन के लिए दुकान तो बंद नहीं कर सकते अपनी, राइट, या उसके बाद रीओपन करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा इस टाइम? कैश क्रंच। कैश क्रंच हो गया ना, बिकॉज लोग आपकी दुकान पे आ नहीं रहे, वो सामान खरीद नहीं रहे, और आपको सर्कल तो चलाना ही है, पेमेंट्स आपको करनी है, बिजली के बिल आपको पे करने हैं, तो अब क्या करोगे आप? सेविंग नहीं होगी तो मतलब आप मार्केट में पैसा डालोगे ना, लोन दोगे, अब लोन कहाँ से लोगे? बैंक से लोगे, ठीक है, वही बात हुई ना, जब मुझे ही महंगा पड़ रहा है, जब मैं लोन लेके सामान खरीद रहा हूँ, तो मैं आगे क्या करूंगा? सस्ता बेचूंगा, मैं महंगा बेचूंगा ना, बिकॉज मैं लोन पे परचेजिंग कर रहा हूँ। क्लियर? अब वही बात है, जब मैं लोन पे परचेजिंग कर रहा हूँ तो मेरी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई, मैंने परचेजिंग करी, परचेजिंग करते क्या होगा? मैं और महंगा बेचूंगा। समझ गए? हाँ जी, लेकिन मुझे परचेजिंग तो करनी है ना, प्रोडक्शन रुकेगी नहीं ना, ये सम टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जब आप कंपनी से डील करते हो ना, तो कंपनी बोलती है कि आपको इतना सामान हर महीने उठाना डीलरशिप के अंदर, वो कैसे करें? सर्कल तो चलाओगे, कुछ तो चलाना ही पड़ेगा ना आपको, बंद तो कर नहीं सकते, बिलिंग तो नहीं बंद कर सकते हम, तो फिर क्या करें? उस टाइम आप मार्केट में पैसा डालता है आरबीआई, और जैसे ही मार्केट में आरबीआई पैसा डालेगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा, और एक रूल सीधा सीधा, जितना सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाते जाओगे उतना इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। क्लियर? अब ये यही कहना चाह रहा है कि ये चीज नहीं है कि अब देखो वही वाली बात आ गई ना, परचेज किया था स्टार्टिंग में, श्राद्ध आ गए, अब वो माल तो पड़ा है दुकान में, लेकिन सेल होगा बाद में, लोगों के कर दिया के कैश बैलेंस अपने पास रख लिया, अब क्या करोगे? अब सर्कल तुम्हारा कैसे घूमेगा? तुम्हें तो सप्लाई चाहिए, अब लोन दे तुम क्या करोगे? लोन उठाओगे। इसी तरह से आरबीआई देख रहा है कि लोग सप्लाई नहीं कर रहे मनी की, मार्केट तो ऐसे डिप्रेशन में चल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं कुछ होगा बात, ठीक है ना, मंदा और हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो ना चाहकर भी क्या करेगा? मनी सप्लाई करेगा, जिससे थोड़े से दाम चीजों के बढ़ जाएंगे, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? और जो कैश करंट आया वो था, ठीक है, वो दोबारा से ऊपर उठ जाएगा, बिकॉज जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो उसको खर्च भी करेंगे। क्लियर? आगे बात समझ में? ये नहीं आई?
अब एक बार पढ़ लो इसे। आप इसको प्लीज एक बार पढ़ लीजिए। डन, समझ आया? नीचे इसके एक बार इस रूल को, इक्वेशन को पढ़ लो, अपना समझ आ जाएगा। ये वाली जो इक्वेशन है आपकी एम डी इज टू के प्लस पी वाई, आगे डन। आगे चलें। थर्ड अप्रोच क्या है? इसके 3 पार्ट है, कौन कौन से? ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। अब ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है? ट्रांजैक्शन मोटिव सिंपल सा बात है, द मोर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस द मोर विल बी द डिमांड फॉर मनी। ठीक है। अब मैंने इसमें ये जो हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव है, इसमें ट्रांजैक्शन मोटिव में क्या है? बिजनेस ट्रेड मोटिव और इनकम मोटिव। लोगों की इनकम होगी और व्यापार होगा, उससे ही आपकी ट्रांजैक्शन होगी। जब लोगों के पास इनकम नहीं होगी तो व्यापार नहीं होगा, और व्यापार नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को इसने इफेक्ट नहीं डाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है केन्स ने इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट नहीं डाला है। यहाँ पे इसने सिर्फ ये देखा है कि जैसे इकोनॉमी चल रही है, जितना लोग कमा रहे हैं वो उतनी ही ट्रांजैक्शंस करेंगे, लोग नहीं कमाएंगे तो ट्रांजैक्शंस भी नहीं होंगे। इसमें मैंने जो अपना एग्जांपल बनाया था वो बनाया था कोरोना का। कोरोना में लोग कम कमा रहे थे तो ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही थी। नो इनकम, ठीक है, नो ट्रांजैक्शन। इट्स अ वेरी इजी, राइट। तो अब इसकी इक्वेशन पढ़ लेते हैं हम। इक्वेशन क्या है? एल आर इक्वल्स टू के वाई। के क्या है? रेशियो ऑफ अर्निंग, ठीक है, जो कि डिफरेंट ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए लोगों ने रखी हुई है। वाई क्या है? अर्निंग। और एल क्या है? ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। तो ये सिंपल सी बात कहना चाहता है, इंडिविजुअल की जितनी कमाई होगी वो उतना ही खर्चा करेगा। ग्रेटर द इनकम ग्रेटर विल बी द ट्रांजैक्शन। क्लियर? नो इनकम नो ट्रांजैक्शन। डन। आगे भी सर में भी ट्रांजैक्शन मोटिव पढ़ो। आपको जितनी ट्रांजैक्शंस करनी है उतना आपको पैसा भी चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको ट्रांजैक्शन नहीं करनी, आपको पैसा नहीं चाहिए। आप इच्छाएं शांत कर लो, आपको पैसा नहीं चाहिए होगा। डन। आगे चलें। आगे आता है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी का मतलब क्या होता है? प्रिकॉशन लेना। ना इसमें मेरे डिमांड मतलब मेरे को खर्चा करने की इच्छा होगी, और ना मैं ये सोचूंगा कि बैंक कितना पैसा इंटरेस्ट रेट मुझे देगा कि ताकि मैं बैंक में पैसा रखूं। मेरा मोटिव क्या है यहाँ पे? अपना पैसा बचाना। मेरा मोटिव है यहाँ पे अनफोर्सीन इवेंट जो आ जाते हैं उसको फाइनेंस करना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि बैंक मुझे कितना पैसा दे रहा है, कितना इंटरेस्ट दे रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को बस ये है कि कल को अगर मेरे हालात बुरे हो जाएं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा अनफोर्सीन इवेंट हो जाए
जो मेरे को अनएक्सपेक्टेड है या अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर है, उसको कहां से मैं फाइनेंस करूंगा। क्लियर? तो वो हो गया हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव। पैसे का एक धर्म है, पैसे का एक धर्म ये है कि तुम पैसे को बचाओ और पैसा तुम्हें बचाएगा। यही हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव है। क्लियर? एक बार ये भी पढ़ लो। पढ़ लिया? अब आता है स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? वो जो अंदाजा लगाना। ठीक है? ये देखना कि एक्सप्लॉइट करना आपने अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और कभी मार्केट में पैसा कमाने का मौका मिला तो आपको नहीं, वो इलीगल एक्ट है। क्लियर? वो ये है कि आपने सिंपल ये करना है कि आपने ये सोचना है कि कैसे आपका पैसा कल को काम आएगा। समटाइम क्या होता है, अभी मार्केट कोरोना में बहुत डाउन थी, तो जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी कोरोना के टाइम, मार्केट कोरोना के बाद दोबारा उठी। क्लियर? शेयर मार्केट दोबारा उठी ना, तो ये हो गया स्पेकुलेशन कि आज मार्केट मंदी है। कई लोग इस चीज के लिए पैसा साइड रखते हैं कि कभी ऐसा होएगा कि दाम सस्ते होंगे, और जब दाम सस्ते होंगे तो हम मार्केट में जंप करेंगे, और जब जंप करेंगे तो उसके बाद हम सस्ते में चीजों को उठा लेंगे, शेयर्स को हम सस्ते में उठाएंगे, और बाद में जब मार्केट ठीक हो जाएगी तो महंगे में लिक्विफाई कर देंगे। क्लियर? इसे कहते हैं स्पेकुलेशन, अनुमान लगाना, कब मार्केट बढ़ेगी कब मार्केट कम होगी। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू केन्स, पीपल डिमांड टू होल्ड मनी बैलेंस, किसके लिए? टू टेक द एडवांटेज ऑफ फ्यूचर चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट। क्लियर? विच इज सेम एज द फ्यूचर चेंजेस इन द बॉन्ड प्राइस। अब यहाँ पे दो चीज है। अब देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे? आई, हम यहाँ पे आई मान के चलेंगे। ठीक है? अब ये जो रिटर्न है ना, ये क्या है? रिटर्न ऑन बॉन्ड्स है, और वो कह रहा है केन्स assume that the expected return on money is zero while the expected return on bonds are of two types, mainly interest payment क्या है, या फिर जो expected rate of capital gain, बाद में कितना पैसा उससे हमें मिलेगा आफ्टर द मेच्योरिटी। क्लियर? ये दो चीजें। अब आप पैसा दो जगह लगाते हो, देखो, या तो बैंक में लगाओगे, ठीक है, या मतलब मनी का पैसा हो जाएगा, या फिर आप उसको बॉन्ड में डालोगे। ठीक है? बॉन्ड्स क्या होते हैं? आपकी सेविंग्स।
क्लियर? अब देखो, the market value of bond and the market rate of interest are inversely related, ठीक है? अब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, मार्केट में पैसा लगाएं, ठीक है, या फिर बॉन्ड में पैसा डालें, ठीक है ना? अब कई लोग कहते हैं तुमने पैसा बर्बाद कर दिया बिजनेस करके, क्लियर, इससे बढ़िया तो एफडी में डाल लेता 10 लाख, अगले 10 साल में पैसे डबल हो जाते तेरे, क्लियर? अब तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड है, उसको देखना है कि क्या है। अगर मार्केट ज्यादा रिटर्न दे रही है तो इंसान बॉन्ड में पैसा नहीं लगाएगा, बिकॉज बॉन्ड के अट्रैक्शन के लिए कम हो जाएगी, और वाइस वर्सा भी यही है। क्लियर? आई बात समझ में या नहीं आई? बताओ, आगे ना बात समझ में? तो यही बात है यहाँ पे। अब इंसान अपना पैसा बॉन्ड में कन्वर्ट क्यों करेगा? अगर वो हाई रेट ऑफ रिटर्न पाएगा बॉन्ड्स में तो वो पैसा मार्केट में नहीं डालेगा, वो हमेशा पैसा कहाँ डालेगा? बॉन्ड्स में डालेगा, ठीक है? अगर वो ये सोचता है कि कैपिटल गेन जो आएगा बॉन्ड्स में फ्यूचर में ज्यादा आएगा, तो वो सीधी सी बात है, इन्वेस्टर अपना पैसा कहाँ डालेंगे? बॉन्ड्स में ही डालेंगे। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये डिपेंड है आपका कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ बॉन्ड प्राइस क्या होगा। क्लियर? अगर आपको लगता है कि बॉन्ड प्राइस फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिशियल है तो पैसा कहाँ डालोगे? बॉन्ड्स में। और अगर आपको ये लगता है कि बॉन्ड प्राइस में ज्यादा मतलब फायदा नहीं है तो आप पैसा कहाँ लगाओगे? मार्केट में। क्लियर? एक बार यहाँ तक पढ़ो फिर और पढ़ो। समझ गए? तो बॉन्ड और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का रिलेशन है। जहां मार्केट रेट कम हो रहा होगा तो लोग बॉन्ड में पैसा डाल देंगे, और जहां बॉन्ड का रेट फॉल हो रहा होगा तो लोग क्या करेंगे? यस, दे विल कन्वर्ट देयर कैश बैलेंस। कब? जब रेट अच्छा होगा। अदरवाइज वो क्या करेंगे? अपने पास ही पैसा रखेंगे, बिकॉज उनको बॉन्ड में पैसा डालने का कोई फायदा नहीं है। स्पेकुलेशन उनकी सही नहीं है, मतलब कि वो स्पेकुलेट सही कर रहे हैं लेकिन वो बॉन्ड में इंटरेस्टेड नहीं। क्लियर? देखो, अब वही बात मैंने बोली, इफ द वेल्थ होल्डर कंसिडर द करंट इंटरेस्ट रेट आर लो कंपेयर्ड टू द नॉर्मल एंड क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, if they expect the rate of interest to rise in future, they would have an incentive to hold their wealth in the liquid cash rather than bonds. क्लियर? अगर पैसा यहाँ पे रखने से ज्यादा सही है तो वो लिक्विड वो कैश को रखेंगे, ठीक है? वो बॉन्ड में पैसा सेव नहीं करेंगे। मैं अपने पास पैसा रख के ज्यादा खुश हूँ, ठीक है, एज कंपेयर टू बॉन्ड्स में, क्योंकि बॉन्ड से पैसा फिक्स्ड हो जाएगा और मुझे पता है अगर बॉन्ड्स के प्राइस गिर गया आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? या फिर इंटरेस्ट रेट कोई ज्यादा है नहीं तो फिर क्रंच हो जाएगा ना मेरी लाइफ में। क्लियर? मेरा पैसा तो फंस गया बॉन्ड में, ठीक है ना? तो वो क्या करना चाहेंगे? लिक्विड फॉर्म में कैश, क्योंकि जो आप एफडी रखते हो फिर वो तोड़ नहीं पाते आप आसानी से। समझ गए? अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करते हो, बॉन्ड्स की बात करते हो, तो जो आपने पैसा यहाँ लगा दिया उसको आसानी से तोड़ पाओगे क्या? नहीं तोड़ पाओगे। तो आप क्या सोचते हो कि अगर मान लो आपके पास अच्छा रिटर्न आ रहा है मार्केट से, तो आप कहोगे कि भैया पैसा मार्केट में रहने दे, लिक्विड फॉर्म में रहने दे, एज कंपेयर टू डूइंग इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। क्लियर? तो ये डिपेंड है आपका। अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट अच्छा होगा तो ही लोग बॉन्ड में पैसा डालेंगे, अदरवाइज वो पैसा नहीं डालेंगे। क्लियर?
अब देखो जी, अब ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उन्हें पता है कि यादा उन्हें बॉन्ड में डाल के पैसा नहीं होगा, हो सकता है उन्हें कैपिटल लॉस भी हो जाए, ठीक है। और जो रिटर्न ऑन मनी बैलेंसेस है विल बी ग्रेटर देन द रिटर्न ऑन ऑल्टरनेटिव एसेट्स। एक बात याद रखना, कैश पावर हमेशा कैश पावर होती है। पैसा जो इतना कैश के रूप में स्ट्रॉन्ग होता है ना, मतलब जो लिक्विड के रूप में स्ट्रॉन्ग होता है, उतना किसी और एसेट में स्ट्रॉन्ग नहीं होता। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं, तो अगर आप 10 लाख के बॉन्ड लेते हो और उसको प्री मेच्योरिटी पे तुड़वाते हो तो आपको फाइन भी लगेगा, ठीक है ना, लॉस भी होगा। और अगर आप 10 लाख कैश में रखते हो तो वो कितने रहते? 10 लाख ही रहते। समझ गए? इसलिए वो कह रहे हैं ज्यादा बॉन्ड में डालने का फायदा नहीं है, और ज्यादा मैं बिल्कुल भी बॉन्ड में नहीं डालना चाहूंगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो, एक मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, मैंने ये डायग्राम बनाया था, जितना आप इंटरेस्ट रेट, जितना आप मुझे इंटरेस्ट रेट कम देते जाओगे, क्लियर, मैं उतना पैसा मार्केट में स्पेकुलेशन के लिए ज्यादा रखूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगा ना, मेरा पैसे का रिटर्न ज्यादा जहां आएगा मैं वही रखूंगा। अब जहां मुझे इंटरेस्ट रेट ही कम दोगे तो मैं मनी को क्या करूंगा? स्पेकुलेशन के लिए ज्यादा रखूंगा, ठीक है ना। या तो मुझे अच्छा रिटर्न दो, तब तो मैं उसको फिक्स्ड करूं। क्लियर? जब अभी उस टाइम पे ना लोग एफडी कराना नहीं सोचते थे, क्यों? क्योंकि एफडी पे रिटर्न क्या था? बहुत कम था। क्लियर? आई बात समझ में? लोग कहते थे एफडी पे ना पहले 5-5.5% रिटर्न मिलता था, और जो आपका सेविंग था वो लगभग 4 के आसपास था। तो लोग सोचते थे 1-1.5% ज्यादा नहीं होगा, फिक्स करना पड़ेगा, इससे बढ़िया ऐसे रख ले। फिर लोगों ने क्या किया, जब बैंक की इंटरेस्ट रेट कम देना शुरू किया तो लोग क्या करना शुरू कर रहे हैं आजकल? एसआईपी, है ना, जिनके रिटर्न बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो सिर्फ क्या है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान जो है कि क्या है ये स्पेकुलेशन एक्टिविटीज तो है। पैसा लॉस में भी जा सकता है, लेकिन हो सकता है पैसा अच्छा रिटर्न भी आ जाए। 30% का रिटर्न भी आता है एवरेज, 20% का रिटर्न भी आता है, जो कि एफडी से कहीं ज्यादा है। क्लियर? अब देखो, अगर आपने इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बॉन्ड के प्राइस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और आपके जो स्पेकुलेशन का मनी है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बिकॉज अगर आप इंटरेस्ट रेट कम दोगे तो इंसान स्पेकुलेशन ज्यादा करेगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट रेट अच्छा दोगे तो वो इंसान खुशी खुशी पैसे को बैंक में रखने का सही करेगा, एज कंपेयर टू किस लिए? स्पेकुलेशन से। क्लियर? आगे बस समझ में? पढ़ो इसको एक बारी। अब इसकी समरी पढ़ ले एक बारी। समिंग अप, एज लॉन्ग एज द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन द क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कौन सा है? स्पेकुलेशन वाला इंटरेस्ट। तो बंदा पैसा किस में लगाएगा? गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में लगाएगा,
क्लियर। और अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर है, किससे, क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इंसान एसेट कहाँ लगाएगा, सारा का सारा वो कैश में रखना चाहेगा, बिकॉज उसको स्पेकुलेशन करने में ज्यादा फायदा है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालने का। क्लियर, आगे बढ़ समझ में, डन, ठीक है ना। हेलो हेलो हेलो, अब देखो जी, स्पेकुलेशन एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, स्पेकुलेशन एक्टिविटीज होती है गोल्ड, ठीक है, ये सब क्लियर। और ये हमारे यहाँ पे अगर गोल्ड में ज्यादा बेनिफिट है तो लोग गोल्ड में डालेंगे, और अगर एफडी में ज्यादा बेनिफिट है तो एफडी में डालेंगे। हेलो, यस मैम, ठीक है मैम, क्लियर, आगे बढ़ समझ में। यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं कि पैसा हम कहाँ लगाएं, नॉर्मल रूप में रखें या फिर किसी और फॉर्म में रखें। आप कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज इसमें हो रहे हैं कि पैसे का प्रयोग कहाँ करना है। पैसे का प्रयोग आपको ये देखना है कि पैसा रखने के फायदा कहाँ पे है। या तो स्पेकुलेशन यहाँ पे क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए, स्पेकुलेशन यहाँ पे क्या है, स्पेकुलेशन कुछ नहीं है, स्पेकुलेशन सिर्फ ये है कि पैसे को रखने में ज्यादा फायदा है या फिर किसी और चीज में कन्वर्ट करने में ज्यादा फायदा है। एक तो लिक्विड कैश रख लो या फिर गोल्ड वगैरह में लगा लो। क्लियर, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि अगर तुम्हें लगता है कि स्पेकुलेशन सही बैठेगी एज कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट, कौन सा, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे चल रहा है, तो तुम गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मत डालो, स्पेकुलेशन के लिए पैसा रख लो अपना। जब मार्केट मंदी होगी, जब प्राइसेस डाउन होंगे, तो आप पैसा लगा लेना उसमें। क्लियर, क्योंकि जब आपने पैसा वहां होल्ड कर दोगे तो फिर आपके पास जब मार्केट में मंदी होगी तो आपके यहाँ परचेजिंग नहीं होगी। तो ये डिपेंड है लोग कैसे कैसे डिमांड करना चाहते हैं, ठीक है, कितना पैसा वो होल्ड रखेंगे, डिपेंड अपॉन द स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। मोर विल बी स्पेकुलेटर्स, मोर विल बी द लिक्विड, डिमांड ज्यादा होगी, मतलब कि भैया उसको कन्वर्ट करना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। और वो कहेंगे कि भैया जब मार्केट मंदी होगी तब हम के लिए पैसा बचा के रखेंगे ताकि हम कैपिटल गेन ले सकें मार्केट का, समझ गए। और अगर गवर्नमेंट बॉन्ड रखने में फायदा ज्यादा है तो फिर लोग बॉन्ड से पैसा डाल देंगे, वो स्पेकुलेशन के लिए पैसा नहीं लगता। आई बात समझ में, पढ़ो एक बार। अब यहाँ पे दो प्रकार के इंटरेस्ट रेट थे, एक आरएन और एक आरसी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमने एक ना टिपिकल इन्वेस्टर की कहानी डिस्कस करी है। अगर वो कहता है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें, ये जो हमारा आरसी है, ये जो आरएन है, ये है पैसा सेफ रखने का, और ये जो आरसी है ये क्या है, पैसा का जो रिटर्न है वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में। आरएन क्या है, जो आपको नॉर्मली अगर आप मतलब बस बैंक में पैसा रख लो वो सेफ रहेगा और आपका रिटर्न भी अच्छा आएगा। और जो आरसी है वो क्या है, स्पेकुलेशन है। क्लियर, अब मैं बात कर लेता हूँ जैसे कि एफडी और एसआईपी। क्लियर, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर आपका एफडी ज्यादा रिटर्न देता है किससे, एसआईपी से, तो आप स्पेकुलेशन करोगे एसआईपी के अंदर, नहीं करोगे ना, तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट एफडी में इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि एसआईपी अच्छा रिटर्न देगा तो आप कहाँ डालोगे इसका पैसा, एसआईपी में। तो यही बात यहाँ पे हो रही है, व्हेन द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आरएन इज हायर देन द क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, जो आपको स्पेकुलेशन से मिलेगा। द एंटायर वेल्थ इज हेल्ड बाय द इंडिविजुअल वेल्थ होल्डर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एंड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल below RC, the entire held will be in the form of speculation cash balance.
समझ गए? फिर मैं अपने पास रखूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बनेगी और मैं उस टाइम पैसा यूज करूंगा। क्लियर? आगे बस समझ में? डन? यहां तक समझ आया? पक्का? एक बार ही पढ़ लो। अब केस क्या कहता था? हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। क्योंकि अगर मुझे अच्छा पैसा मिलेगा तो फिर मैं स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है पैसा सेव करने में, मेरा इंटरेस्ट क्या है? स्पेकुलेशन में। बिकॉज मुझे पता है कि स्पेकुलेशन करने से ज्यादा फायदा होगा। इतना तो मैं कमा ही लूंगा जितना मैं पैसे को इसमें रखने से कमा रहा हूँ, मतलब कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे तो ज्यादा मैं स्पेकुलेशन में कमा लूंगा। ठीक है? इसलिए लोग ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में डालते हैं, उनको लगता है कि शेयर मार्केट में ज्यादा फायदा एज कंपेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, या फिर गवर्नमेंट को फिक्स रखने में ज्यादा फायदा है। क्लियर? आगे बस समझ में? ठीक है, पढ़ो एक मिनट। अब एक लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट समझाऊं? समझाऊं? लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट ये है, जितना ज्यादा लोग पैसा लिक्विड फॉर्म में रखेंगे उतनी ज्यादा सप्लाई डालनी पड़ेगी आपको। किसकी? पैसे की। क्यों? क्योंकि लोग लिक्विड फॉर्म में कैश रख रहे हैं। किस लिए रख रहे हैं? क्योंकि उन्हें दिक्कत है, उन्हें डर है कि कल को कोई वॉर हो गया, कल को डिफ्लेशन आ गया, ठीक है, तो मेरे पास कैश होना चाहिए। क्लियर? अब ये जितना लिक्विड फॉर्म में कैश को होल्ड करेंगे उतनी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? सप्लाई कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा लिक्विडिटी ट्रैप। बिकॉज लोग क्या है? प्रिपेयर्ड है टू होल्ड ऑन टू वट एवर द अमाउंट ऑफ मनी इज सप्लाइड एट द given rate of interest. They do so because the fear of adverse event like deflation and war. In such cases monetary policy is carried out. अब open market operation आएगा, has no effect on either the interest rate and level of national income. In liquidity trap the monetary policy is powerless to affect the interest rate because लोगों की मानसिकता ये है कि मुझे पैसा होल्ड करना ही करना है। क्लियर? अब तुम चाहे OMO कर लो, चाहे इंटरेस्ट रेट कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, लोग इंटरेस्टेड है ही नहीं। बिकॉज लोगों को तो क्या है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे को लिक्विड फॉर्म में कैश रखना है। क्लियर? ताकि कल को कुछ भी हो जाए तो मेरे पास पैसा पड़ा होना चाहिए। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? एक बार ये पैराग्राफ पढ़ो। समझ गए लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? लिक्विडिटी ट्रैप ये है कि अब देयर इज अ लिक्विडिटी ट्रैप एट द टर्म 0%
इंटरेस्ट रेट, क्योंकि पैसे से तो कोई इंटरेस्ट रेट आ नहीं रहा। अगर हम ये मान ले, ऊपर हमने माना था व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज जीरो पब्लिक वुड नॉट वांट टू होल्ड एनी बॉन्ड, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो कुछ है ही नहीं, और जब इंटरेस्ट रेट कुछ आ नहीं रहा तो पब्लिक कहाँ पैसे रखेगी? अपने पास, राइट, अपने पास रखेगी। इन अदर वर्ड इन्वेस्टर वुड मेंटेन कैश सेविंग रेदर देन होल्ड बॉन्ड। द स्पेकुलेटिव डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक टू द इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाओगे तो पैसा लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, बट अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है? जीरो, तो लोग पैसा किस में रखेंगे? अपने पास, कैश फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अब लोग पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहे, बिकॉज सिंस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज zero, even the monetary authority increases the money supply to stimulate the economy। पीपल की एक मानसिकता हो गई। अब यहाँ पे आरबीआई क्या कर रहा था? आरबीआई पैसा फेंक रहा था बार बार, सप्लाई बढ़ा रहा है, बिकॉज लोग क्या कर रहे हैं? मनी को होल्ड कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं। लेकिन लोग टस से मशीनी हो रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं जी हम तो क्या करेंगे, हम तो रखेंगे अपने पास, बिकॉज हमारे को कोई फायदा ही नहीं है बैंक में पैसे डालने का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब मार्केट में पैसा नहीं आएगा, ठीक है, और सप्लाई आरबीआई डालता जाएगा, बिकॉज मार्केट में कैश करेंसी भी तो खत्म करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग पैसा अपने पास रखे जा रहे हैं और वो नई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। एक्सेस फंड्स में नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द न्यू इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे आरबीआई क्या हो रहा है, विफल हो रहा है, वो लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गया कि भैया लोग तो बिल्कुल ही पैसा बाहर नहीं निकाल रहे हैं, वो तो अपने पैसे को दबा के रखना चाह रहे हैं स्पेकुलेशन के लिए। इसलिए इससे क्या होगा, ब्लैक का पैसा ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, समझ गए। इसलिए आपकी ये जो इकट्ठा कैश करते हैं ना लोग, फिर वो इसलिए नोटबंदी कर देते हैं। फिर क्या करें, अब इतना ज्यादा कैश रख के बैठे हो, आरबीआई अगर पैसा देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा, तुम लोग उसको क्या कर रहे हो, क्लब करे जा रहे हो, क्लब करे जा रहे हो, वो वहां से सप्लाई बढ़ाता जाएगा। अगर आरबीआई सप्लाई बढ़ाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो वो तो ट्रैप ही हो गया। वो सप्लाई बढ़ा रहा है, तुम इकट्ठा कर जा रहे हो, वो सप्लाई बढ़ा रहा हो, तुम इकट्ठा कर जाते हो। इसलिए वो क्या कर रहा है, पैसे को ही खत्म कर देता है। लो मैं नई करेंसी ला रहा हूँ, आप इकट्ठा कर लो, समझ गए। फिर अब लोग क्या करेंगे, नहीं जी हम इकट्ठा नहीं कर रहे, वापिस मार्केट में पैसा डाल देते हैं। क्लियर। अभी एक न्यूज आ जाए ना, कल से 500 के नोट चेंज हो रहे हैं, जिन्होंने इकट्ठे कर रखे सारे बाहर निकाल देंगे और फटाफट इकोनॉमी, एक न्यूज आ जाए, अजम्पशन बोल रहा हूँ मैं, और फटाफट इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी, समझ गए। लिक्विडिटी ट्रैप हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि लोगों ने मानसिकता सेट कर ली है कि हम पैसा बैंकों में डालेंगे नहीं, मतलब किसी स्पेकुलेटर फॉर्म में रखेंगे, लेकिन वहां पैसा नहीं डालेंगे, मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी के लिए पैसा बचा के रखेंगे। अगर तुम पैसा बचा के रखोगे तो फिर मार्केट क्या चलेगी, क्योंकि तुम एक्सपेंडिचर करोगे तो ही तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, और तुम एक्सपेंडिचर ही नहीं कर रहे, या फिर तुम होल्ड करके रखोगे तो फिर आरबीआई को सप्लाई बढ़ानी पड़ती है, आरबीआई को सप्लाई बढ़ानी पड़ती है तो इन्फ्लेशन हो जाता है, इसलिए वो ट्रैप हो जाता है यहाँ पे। फिर वो एक ना अंत ना पंत एक डिसीजन लेता है, कल से पैसा बंद, ये नए नोट आ गए, ये चलेंगे। क्लियर, समझे कुछ लिक्विडिटी ट्रैप को, ठीक है जी। बस